हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। आई एम श्रुति झा और हमारे गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं वो है लॉर्ड कैनिंग, वेल नोन एज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। सो Lord Charles John Canning was a British statesman and the last Governor General of India, certainly because इसके बाद after the Act of 1858 same one was known as the Viceroy. Okay, तो इसीलिए पहले Viceroy भी ये होते हैं Lord Canning और last Governor General भी Lord Canning ही होते हैं. He served as the Viceroy during the 1857 revolt, which is mainly known as the First War of Independence. So this question comes a lot of times in exams that who was first Viceroy during the time of 1857 revolt. अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा that 1857 revolt is a very significant event in our Indian history. Okay, the Indian Rebellion of 1857. Certainly I was talking about this. 1857 revolt was the main revolt due to which the nationalism awake in India. Okay, इस revolt ने काफी लोगों की जो है वो आंखें खोली और जो लोग डरते थे ब्रिटिशर्स से, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ आवाज उठाने से डरते थे, तो उनको भी ये पता चला कि नहीं, अगर एक टाइम पर यूनिटी क्रिएट हो जाए, लोग अगर एक ही टाइम पर आके ये डिसाइड कर ले कि भाई हमको अब एक पावर के खिलाफ जो है वो आवाज उठानी है और उनको जो है वो फाइट करना है उनसे, तो डेफिनेटली सब कुछ पॉसिबल है, अगर वो भले ही वो ब्रिटिशर्स क्यों ना हो. ठीक है, तो 1857 रिवोल्ट जो है उसके पीछे का रीजन होता है द यूसेज ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस. और सोल्जर्स को ये फोर्स किया जाता है, इंडियन सोल्जर्स को, कि उनको जो है वो कार्ट्रिजेस को पहले कट करना है. दे हैव टू बाइट द कार्ट्रिज बाय देयर टीथ एंड देन लोड इट इनटू देयर गन्स. ओके, अब उसमें बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स होते हैं जो कि ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं एंड ऑल्सो हर एक कम्युनिटी से आते हैं, तो उनके लिए ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव थिंग हो जाती है उनके लिए, बिकॉज दिस वॉज सर्टेनली हर्टिंग देयर रिलीजियस बिलीव्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो काफ़ी सोल्जर्स जो है वो मना कर देते हैं कि हम इन ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस का यूसेज नहीं करेंगे. तो ये भी एक बैकहोक रहता है कि उसके पीछे कि 1857 रिवोल्ट क्यों होता है. बट सर्टेनली आप बोलोगे कि ये एक तरीके से चिंगारी हो सकती है आग लगाने के लिए, बट आग पहले से लगी हुई थी. ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ले लीजिए आप, इसके अलावा आप सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी ले लीजिए. ठीक है, द ऑब्वियसली द एनेक्सेशन ऑफ अवध ऑन द ग्राउंड्स ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिस गवर्नेंस. तो काफी ऐसे ज्यादा रीजंस थे जिनकी वजह से 1857 रिवोल्ट हुआ. ठीक है, सिर्फ एक ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस की वजह से ही रिवोल्ट नहीं हुआ था. काफी टाइम से ये प्रोसेस में एक तरीके से लोगों के अंदर रिसेंटमेंट जो है वो फिल होता जा रहा था और एक चिंगारी की वजह से जो है वो आग लग जाती है. तो वो चिंगारी जो है ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस जो है रहती हैं. The rebellion began as a mutiny of Indian soldiers, sepoys in the British East India Company's army, but soon grew into a widespread uprising against the British rule. अब इनकी जो पॉलिसीज होती हैं कैनिंग की, इस रिवोल्ट की तरफ, इसको सप्रेस करने की तरफ, उसकी वजह से इनको एक बहुत ही अलग सा नाम दिया गया है, विच इज क्लेमेंसी कैनिंग. क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये काफी लिबरल पॉलिसीज को अपनाते हैं सप्रेस करने के लिए रिवोल्ट. सर्टेनली आपने जब लॉर्ड क्लाइव का वाला सेशन देखा होगा या फिर आपने वॉरेन हेस्टिंग्स वाला भी सेशन देखा होगा, तो उसमें आपको पता होगा वो काफी फ्यूरियस काइंड ऑफ गवर्नर जनरल्स थे और उन्होंने जो बैटल्स भी लड़ी वो सिंगल हैंडेडली लड़ी और उसमें विक्ट्री भी हासिल करी. बट कैनिंग का जो इतना बड़ा रिवोल्ट हो गया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है, ऑलमोस्ट ब्रिटिशर्स वर coming to an end until and unless they realized that okay, we can also suppress this event by this or that. But certainly Canning was not adopting that much kind of stricter policies, and due to that he is given a well-known name as a Clemency Canning. Now he sought to suppress the revolt firmly but with measured responses, showing a balance between suppression and conciliation. Okay, तो इनका दोनों का जो है वो एक तरीके से मिक्सचर था. सप्रेशन भी ये कर रहे थे और कॉन्सिलिएशन भी कर रहे थे. मतलब they were also having one-to-one talk with other parties and also they were suppressing on the other hand. Post-rebellion policies. इसके बाद जो है अब ब्रिटिशर्स की जो है वो बहुत ज़्यादा एक उनको लगता है कि इतना बड़ा रिवोल्ट हमारे खिलाफ हो गया है. ठीक है, हम लोग ऑलमोस्ट जो है हमारा रूल ख़त्म होने वाला था, हमारा एक्सपेंशन जो है वो सब कुछ मतलब दाव पे लग गया था. तो ब्रिटिशर्स वर वेरी स्कैर्ड, दे वर वेरी हैविंग काइंड ऑफ फियर इन देयर माइंड कि
इंडियंस भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं अगर वो यूनिटी उनके अंदर आ गई तो, ठीक है। अब उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि नाउ इट्स द टाइम, इट्स अ हाई टाइम दैट वी हैव टू रीथिंक ऑन आवर पॉलिसीज व्हाट वी आर ब्रिंगिंग फॉर इंडियंस, ठीक है। अब हमें ये सोचना होगा कि भाई कैसे हम, ऐसे रीजंस अगर रहे, रिवोल्ट हुआ तो उसके पीछे क्या बैकग्राउंड रीजंस थे और क्या हम इसमें अब चेंजेस कर सकते हैं जिससे इंडियंस को जो है वो हम पे भरोसा हो और वो अब इस तरीके का रिवोल्ट करने की जो है वो ऐसे कदम ना उठाएं और ऐसे स्टेप्स ना उठाएं। तो सबसे पहला जो किया गया इनके द्वारा वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रिवर्सल। आपको पता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज आल्सो वन ऑफ द प्राइम रीजंस व्हाई 1857 रिवोल्ट अकर्ड। तो इसमें क्या किया गया, जो भी ऐसे किंगडम्स थे जिनको बोला गया था कि लीगल हायर आपके यहाँ नहीं है, इसलिए जो है वो आपका किंगडम ब्रिटिशर्स ले रहे हैं, तो उनको वो किंगडम्स वापस कर दिए जाते हैं। और सर्टेनली अडॉप्टेड सन को भी लीगल हायर बोला जाता है कि ठीक है, अडॉप्टेड सन विल नाउ आल्सो एक्ट एज द लीगल हायर। ओके, नेक्स्ट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स। तो ऐसे लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स लेकर आए जाते हैं जहां पर जमींदार का जो है, जो रोल ऑफ मिडिलमैन जो है वो हटाया जाता है और पीजेंट्स का जो है वो ज्यादा फायदा हो, ऐसे रिफॉर्म्स को जो है वो लाया जाता है। नेक्स्ट इज द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया 1858, ठीक है। इसके थ्रू क्या किया जाता है कि डायरेक्टली अब एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया जाता है क्राउन को, क्वीन विक्टोरिया को, और ईआईसी की जितनी पावर्स हैं वो सर्टेनली कर्टेल कर दी जाती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन अब डायरेक्टली जो होगा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू होगा। द फॉलोइंग आर द मेन टेक अवेज, ऑल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज, ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स विद प्रिंसली नेशंस वुड बी अपहेल्ड एंड ऑनर्ड, ठीक है। ऑब्वियसली दे हैव टू डू सच थिंग्स, क्योंकि अगर वो इसके बाद भी कुछ नहीं करते तो उसके आगे भी शायद वो रूल नहीं कर पाते, उसके बाद भी जितना उन्होंने रूल किया है सर्टेनली वहीं पे उनका जो गवर्नेंस है वो एंड हो जाता। तो उनको ये करना ही था कि जो भी ट्रीटीज इसके पहले हुई थी, जो भी एग्रीमेंट्स किंगडम्स प्रिंसेस के साथ साइन हुए थे, उनको हमें अब रिस्पेक्टफुली जो है वो सर्व करना होगा और हमको एक्सेप्ट भी करना होगा। द फॉर्मर ईस्ट इंडिया कंपनीज बाउंड्रीज विल नॉट बी एक्सटेंडेड एनी मोर, देयर शैल बी नो एनक्रोचमेंट ऑन ब्रिटिश possession in India and the British will not intrude on the territories of others. Okay, native princes rights, dignity and honor would be treated as if they were our own। तो मतलब ब्रिटिशर्स बहुत इतने ज़्यादा घबरा गए थे कि उनको लगा कि भाई अब तो इनके बारे में हमको सोचना पड़ेगा और जितनी भी हमने अब अपनी मनमानी कर ली है वो कर ली है, बट अब आगे जाके देखा जाएगा हमको क्या करना है। बट फॉर द नाउ, फॉर द टाइम बीइंग हमको ऐसे एक्ट करना होगा कि हम आपके ही साथ हैं, आपके जो किंगडम्स हैं वो हमारे किंगडम्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन आपका है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपकी प्रजा है वो भी हमारी प्रजा है। एडमिशन टू गवर्नमेंट सर्विसेज एंड ऑफिसेज विदाउट रिगार्ड टू द रेस ऑफ फेथ, ठीक है। सर्टेनली इंडियंस के साथ काफी भेदभाव किया जाता था, बट उसके बाद इनका कहना था कि आपको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हम आपको पोस्ट पे भी जो है वो हायर करेंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसके ही अंडर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से जो नेम चेंज होता है वाइस रॉय, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो पहले वाइस रॉय पढ़ रहे हैं वो है लॉर्ड कैनिंग, उनको जो है वो माना जाता है। उसके बाद जो है द पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वुड बी नाउ एक्सरसाइज्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो है वो एक इंडिविजुअल बॉडी बना दी जाती है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो एक ऑफिस था उसको हटा के एसओएस को बनाया जाता है मेन हेड। ओके, दिस न्यू ऑफिस वाज क्रिएटेड टू एक्सरसाइज टू कंप्लीट द अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एसओएस फॉर इंडिया वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड वाज रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके, तो मतलब मैंने आपको बताया कि सारा जो भी अब करता धरता जो इंडिया के होने वाले थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही सारी चीजें होने वाली थी। तो ये जो एसओएस थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी थे और इनका जो भी अपॉइंटमेंट होना था वो भी उन्हीं की तरफ से होना था, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल भी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ ही थे। अगर वो कोई भी पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, कोई भी उनके एक्शंस हो रहे हैं, तो इंडिया में उनका कुछ नहीं हो सकता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट को दे हैव टू गो एंड आंसर टू देम। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज टू बी असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स। तो जो एसओएस थे उनको एक काउंसिल असिस्ट करेगी, सर्टेनली विच विल बी हैविंग द मेंबर how much 15। okay, a new office of viceroy was created, certainly which I told, a new office of viceroy was created to work as a diplomat to
parley with the princely states. Viceroy was made responsible to the Secretary of State for India. So Viceroy was responsible to the SOS, but the SOS was responsible ultimately to the British Parliament. Now, Indian High Courts Act 1861, इसके अंडर भी जो फौजदारी अदालत थी सुप्रीम कोर्ट्स के अंडर कर दी गई, ठीक है, और पूरा ओवरऑल जो एक पावर था वो हाई कोर्ट्स को दे दिया गया. This act merged the Supreme Court, Sadar Diwani Adalats and Sadar Faujdari Adalats. High courts took over, as I told, the jurisdiction of Supreme Court, Sadar Diwani Adalat and फौजदारी अदालत. ठीक है, तो हाई कोर्ट्स को ये एडमिनिस्ट्रेशन दे दी गई और इसका कॉम्पोजिशन क्या होता था? वन चीफ जस्टिस सपोज टू बी देयर अलोंग विद दी 15 जस्टिस. ठीक है, तो एक वन चीफ जस्टिस होते थे एंड अदर 15 जस्टिस होते थे इसमें. इसके अलावा इस एक्ट के अंडर जो है वो एक हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ फोर्ट विलियम्स को कन्वर्ट कर दिया गया. किसमें? कैलकाटा हाई कोर्ट में. ठीक है, एंड इट वॉज इंडियाज फर्स्ट हाई कोर्ट. ठीक है, तो जो फोर्ट विलियम्स की कोर्ट थी उसी को लेटर ऑन जो है वो कैलकाटा हाई कोर्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है और वो ही हमारे इंडिया के सबसे पहली कोर्ट थी. Now, the session has been come to an end, and now for all of you guys, the time to answer. Lord Canning became the first Viceroy of India, after which significant historic event. दो questions हैं इसमें. तो first option A, the Regulating Act of 1773, Indian Councils Act of 1861, the transfer of power from the British India Company to the British Crown in 1858, the Ilbert Bill controversy. And the second question is, which policy is associated with Lord Canning's attempt to pacify Indian sentiments post 1857 revolt? Doctrine of lapse, policy of subsidiary alliance, policy of Crown's proclamation, and policy of divide and rule. So please you guys answer in the comment section, and of course thank you so much for watching my session, and subscribe to our channel IS Origin for further more interesting videos. Till then, पढ़ते रहिए, खुश रहिए. जय हिंद, जय भारत.